Welcome student. In this lecture, we are going to discuss some more properties about electrical energy and electrical power. तो हम लोग इसमें ये देखेंगे पावर रेटिंग. अब ये पावर रेटिंग क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग. अब एक चीज़ देखेंगे, हमारे घर में सभी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसको रन करने के लिए हम लोग 220 वोल्ट का ही सोर्स का यूज़ करते हैं. 220 से 240 वोल्ट तक का हम लोग का स्टैंडर्ड वैल्यू जो होता है मिलता है. लेकिन हर एक डिवाइस जो होता है उसका देखना पावर रेटिंग अलग अलग होता है. जैसे आप देखते होंगे हमारा जो घर में जो बल्ब होता है वो हम लोग का 50 वॉट का भी होता है, 100 वॉट का भी होता है. उसी प्रकार से घर में हम लोग जो गीज़र यूज़ करते हैं वो 1.5 किलोवाट का होता है. मतलब सबका पावर अलग अलग होता है. तो ये जो एक ही वोल्टेज पर सभी डिवाइस जो अलग अलग पावर में रन करते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग पावर रेटिंग कहते हैं. पावर रेटिंग का मतलब क्या होता है कि किसी दिए हुए वोल्टेज में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसके रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर रेटिंग कहते हैं. दैट इज क्रॉस अ मार्क्ड वोल्टेज इज कॉल्ड पावर रेटिंग. इसे हम लोग कहते हैं पावर रेटिंग कहते हैं. मतलब किसी दिए हुए वोल्टेज पर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर सेकेंड कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसे कहते हैं उसका पावर रेटिंग. तो जैसे हम लोग मार्केट में बल्ब खरीदने जाते हैं तो उस बल्ब में लिखा हुआ रहता है 100 वॉट, 240 वोल्ट या 220 वोल्ट ऐसा लिखा रहेगा. या फिर हमारे पास 50 वॉट या 240 वोल्ट. इसका मतलब होता है कि अगर आप बल्ब को 240 वोल्ट में लगाओगे तो उसका पावर जो होगा 100 वॉट होगा. अगर बल्ब को आप 240 वोल्ट में लगाओगे तो उसका पावर कितना होगा, 50 वॉट होगा. उसी प्रकार से हम लोग जब घर में एसी वगैरह लाते हैं तो उस एसी में भी हम लोग का ऐसा ही लिखा रहता है 2 किलोवाट एट 240 वोल्ट. मतलब नॉर्मली आपने एक चीज़ देखा होगा, सभी डिवाइस के लिए जो वोल्टेज है वो कॉमन रखा जाता है. कॉमन वोल्टेज पे ही काम करता है वो. ठीक है, हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है सभी को एक कॉमन वोल्टेज ही मिलता है. तो सबका पावर अलग अलग होता है और इसलिए आपको पता है, आपने देखा होगा पावर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, वोल्टेज इंटू करंट. और इसीलिए अगर दिए हुए वोल्टेज पे बात करेंगे तो जिसका जितना ज़्यादा पावर वो उतना ज़्यादा क्या करेगा, करंट खींचेगा. और यहीं से हमारे पास कई सारे और फॉर्मेट बन जाते हैं. अगर P इजिकल टू वी आई लेते हैं तो एक और बन जाता है P इजिकल टू वी के जगह आप क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हो. तो आपके पास एक और फॉर्मेट बन जाता है आई स्क्वायर आर जब करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में बात करेंगे. या फिर एक और बन जाता है P इज इक्वल टू हमारे पास बन जाता है वी स्क्वायर बाई आर. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर रेटिंग के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं इस तरह से पढ़ते हैं हम लोग. तो ये था पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं. हम लोग इसके आगे कि हम लोग किस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस देखते हैं हम लोग. पावर कंजम्पशन हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट में पावर कंजम्पशन क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. जैसे आपको एक केस बता रहा हूं, जैसे हम लोग पहला देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. मतलब हम लोग अगर इंस्ट्रूमेंट को सीरीज में लगाते हैं तो उस केस में पावर कंजम्पशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखते हैं पावर कंजम्पशन क्या होता है. तो मान लेते हैं हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, बल्ब का ही एक एग्जाम्पल ले लिया. तो सपोज दिस इज अ बल्ब. ये बल्ब का सिंबल है, ध्यान रखेंगे ना. दिस इज अनदर बल्ब. ये भी हमारे पास एक और बल्ब है. और ये सारे बल्ब का एक स्पेसिफिक रेटिंग है. सब अलग अलग रेटिंग के हैं. सब अलग अलग रेटिंग बोलने का मतलब है सभी का ऑपरेटिंग वोल्टेज V है लेकिन सभी का पावर अलग अलग है. इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है और इसका पावर P3 है. अब इसे मान लेते हैं हम लोग एक V वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं. ये हम लोगों ने एक V वोल्टेज से कनेक्ट किया. अब ये AC या DC इसके बारे में भी बात नहीं करते, हम लोग एक V वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं. तो जैसे ही आपने इसको V वोल्टेज से कनेक्ट किया होगा तो हर मैन्युफैक्चरर जब बनाता है डिवाइस को तो ये बोलता है कि आप इसको V वोल्टेज में जब लगाओगे तो पावर P1 मिलेगा. इसीलिए उस सेंस में देखा जाए तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का जब आप देखोगे तो आप ऐसा लिखोगे वी स्क्वायर बाई R1 लिखोगे, जिससे आप लिख सकते हो क्या बताइए, R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे, P1.
उसी तरह से दूसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे, R2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई P2। और उसी तरह से R3 के लिए क्या लिखेंगे आप लोग, R3 के लिए लिखेंगे वी स्क्वायर बाई P3। अब क्योंकि ये सारे के सारे हम लोग का बल्ब सीरीज में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन को फॉलो करेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं आपको पता है, रेजिस्टेंस को आप डायरेक्ट ऐड करते हो, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। अब उस हिसाब से अगर आप इसको आगे के स्टेप में लिखते हो तो क्या बन जाएगा, R विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई P1। उसके बाद लिखेंगे वी स्क्वायर बाई P2 प्लस वी स्क्वायर बाई P3। अब इस वी स्क्वायर को आप डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो R बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 प्लस 1 बाई P3। और ये R बाई वी स्क्वायर मतलब क्या होगा, 1 बाई P। तो मतलब आप सीधा सीधे लिखेंगे 1 बाई P इज इक्वल टू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 प्लस 1 बाई P3। मतलब कंक्लूजन क्या निकला, अगर आप किसी भी पावर कंज्यूम करने वाले डिवाइस को सीरीज में लगाते हैं तो उनका पावर रेसिप्रोकल ऐड होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और इसे हम इस प्रकार से शो करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो नेट पावर कंजम्पशन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर अलग अलग बल्ब अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए तो उसको हम इस तरह से डील कर सकते हैं। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर कंजम्पशन। ठीक है, और इस केस में जो इफेक्टिव हम लोग का जो पावर होगा वो हम लोग का इस तरह से कैलकुलेट करते हैं इन सब के कॉम्बिनेशन में। अब चलिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स देखते हैं हम लोग। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ बल्ब है, उनको पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो ये रहा एक बल्ब, इसको हम लोगों ने ऐसा ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक और बल्ब ले लिया, ये इस तरह से है। आपको पता है ना, ये वाला बल्ब का सिंबल होता है। और ये वाला हमारे पास एक और बल्ब ले लिया हम लोगों ने, और इसे भी आपने ऐसा कनेक्ट कर दिया। और इन सब को आपने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा वोल्टेज सोर्स। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे वोल्टेज सोर्स V, इसका पावर P1, इसका पावर P2 और इसका पावर P3। और क्योंकि हम लोग सभी बल्ब सभी इंस्ट्रूमेंट को एक ही ऑपरेटिंग वोल्टेज में वर्क करने के लिए बनाते हैं, तो ये सारे के सारे V वोल्ट पर वर्क करते हैं। तो फिर से वही बात आएगा आपके पास कि इस केस में भी अगर हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर, इस केस में लिखेंगे हम लोग का R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई P1 लिखेंगे। ओके, R2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर बाई P2 लिखेंगे। इसी तरह से R3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर बाई P3 लिखेंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस अब क्योंकि पैरेलल में है, पैरेलल में आपको पता है 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई P1, तो वी स्क्वायर बाई P1 तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 बाई R इज इक्वल टू, अगर वी स्क्वायर बाई P1 लिखते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास, उल्टा करोगे तो P1 बाई वी स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, P2 बाई वी स्क्वायर। इसे क्या लिखेंगे, P3 बाई वी स्क्वायर। और अगर इस वी स्क्वायर को यहाँ पर आप ट्रांसफर कर देते हैं तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, और ये बन जाएगा P। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आता है वो आता है P इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3। मतलब जब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो इनका पावर डायरेक्टली ऐड हो जाता है, और ये आया हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट। ये फाइनल रिजल्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इक्विवेलेंट पावर कंजम्पशन व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में इनका डायरेक्ट पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो इस तरीके से हम लोग पावर जो कॉम्बिनेशन होता है, हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन को देखा हम लोगों ने।
तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा एक इलस्ट्रेशन प्लस साथ में आपको ये बोल सकता हूं कि ये एक प्रकार का रिजल्ट है, दोनों को आप याद करेंगे। देखिए यहां पर एक इलस्ट्रेशन दे रहा है, इलस्ट्रेशन ऐसा बताता है, आप चाहे तो इसको एक रिजल्ट की तरह भी देख सकते हैं। ये बोलता है दो बल्ब है, मैं यहां पर बल्ब भी ले रहा हूं, दो बल्ब है, इसका पावर रेटिंग है P1 एट V वोल्ट, और ये दूसरा बल्ब है, इसका पावर रेटिंग है P2 सेम V वोल्ट पर। ठीक है, अब ये बताया जा रहा है आपको कि जिसमें पावर P1 का वैल्यू P2 से बड़ा है, मतलब अगर आप इसको V वोल्ट पे लगाओगे तो ये ज़्यादा ग्लो करेगा और ये कम ग्लो करेगा, ये आपको बता रहा है इंडिविजुअली लगाएंगे तो। अब क्या हुआ है, इन बल्ब को अब बता रहा है सीरीज में लगा दिया गया है, इस तरह से इनको सीरीज में लगा दिया गया है, और सीरीज में आप सेम V वोल्ट से कनेक्ट कर दिए। अब आपसे बोलता है कि इस सिचुएशन में कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, तो ये था बल्ब 1, ये था बल्ब 2। तो आपके दिमाग में यही बात आएगा, बोलोगे सर ये तो P1 जिसका पावर ज्यादा है वही ज्यादा ग्लो करेगा, लेकिन ध्यान रखना है ये पावर P1 जो है वो हम लोग का तब ज्यादा ग्लो कर रहा था जब आपने उसको इंडिविजुअली V वोल्ट से कनेक्ट किया था, और ये भी हम लोग का ग्लो कर रहा था जब इंडिविजुअली आप इसको V वोल्ट से कनेक्ट किए थे। लेकिन अभी क्या हुआ, आपने इन दोनों को सीरीज में कंबाइन कर दिया है, और सीरीज में आपको पता है कि इनके अक्रॉस का वोल्टेज बदल जाएगा, अलग अलग वोल्टेज रहेगा, तो इस कारण से इनके अक्रॉस का पावर भी अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब इसके अक्रॉस वोल्टेज V नहीं रहेगा, ना ही इसके अक्रॉस वोल्टेज V रहेगा, अब इसके अक्रॉस जो पावर होगा कुछ और होगा। मान लेते हैं अब इसका पावर क्या ले लेते हैं हम लोग, P1 डैश ले लेते हैं, और इसका पावर क्या ले लेते हैं हम लोग, P2 डैश ले लेते हैं। लेकिन आपको एक चीज पता होगा, जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो एक चीज पक्का है कि दोनों में करंट का वैल्यू सेम होगा। तो मतलब अब जो पावर को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे उसको इन टर्म्स ऑफ करंट के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करेंगे। तो करंट के फॉर्मेट में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, P1 डैश विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, I स्क्वायर R1, और P2 डैश इज इक्वल टू आप लिखेंगे I स्क्वायर R2 लिखेंगे आप लोग, जिससे आपके पास क्या हो जाएगा, P1 डैश बाई P2 डैश विल बी इक्वल टू हम लिखेंगे R1 बाई R2, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, बल्ब तो वही है। अब ये R1 R2 में क्या रिलेशन है, तो अगर आप यहां पर देखते हो, जब ये पहले इंडिविजुअली इन लोग बल्ब थे तो उस समय आपको ध्यान में आता होगा R1 इज इक्वल टू आप लिखते रहे होंगे V स्क्वायर बाई P1, और R2 इज इक्वल टू क्या लिखते रहे होंगे आप लोग, V स्क्वायर बाई P2, जिससे आपके पास आ जाएगा R1 बाई R2 इज इक्वल टू P2 बाई P1। ओके, तो मतलब R1 बाई R2 की जगह आप क्या लिखेंगे, P2 बाई P1, P2 बाई P1। बट जैसा कि आपको पहले बता चुके हम लोग कि P1 का वैल्यू P2 से बड़ा है, तो देयरफॉर P1 अगर P2 से बड़ा है, दैट मीन्स इफ P1 इज ग्रेटर देन P2, दैट मीन्स व्हाट, P2 बाई P1 मस्ट बी लेस देन 1। तो यहां से देखेंगे P1 डैश बाई P2 डैश इज इक्वल टू P2 बाई P1, तो मतलब आप क्या लिख सकते हैं, P1 डैश बाई P2 डैश विल बी लेस देन 1, और P1 डैश विल बी लेस देन P2 डैश। ये आपके पास एक फाइनल रिजल्ट आ रहा है, और इस रिजल्ट से आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। P1 जो ज्यादा ग्लो कर रहा था उसका वैल्यू था P1, जो कम ग्लो कर रहा था वो था P2। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही आपने इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया तो जो ज्यादा ग्लो कर रहा था अब उसका पावर क्या हो गया, कम हो गया है, और जिसका पावर कम था वो अब ज्यादा ग्लो कर रहा है। तो ये एक रिजल्ट की तरह आप इसको याद रखेंगे कि कभी भी किसी बल्ब को जब आप सीरीज में कंबाइन करते हैं, दो या दो से अधिक बल्ब को सीरीज में कंबाइन करते हैं, तो वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा जिसका पावर सबसे कम है, और वो बल्ब सबसे कम ग्लो करेगा जिसका पावर क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये हम लोग को एक रिजल्ट की तरह भी याद रखिए और एक न्यूमेरिकल की तरह भी आप इसको याद रखिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले प्रॉपर्टी में आते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं।
एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। देखिए क्या होता है ना, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपको कितना रिजल्ट मिलता है। जैसे मान लेते हैं आप प्रिपरेशन करते हैं, सपोज 100 क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं किसी एग्जाम के लिए, और आपसे मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 80 क्वेश्चन बन पाता है, तो दैट मीन्स आपका इनपुट जो था वो कितना था, 100 क्वेश्चन था, और आपका आउटपुट जो मिला वो हुआ हम लोग का 80 क्वेश्चन। तो इसलिए जो आपका एफिशिएंसी है वो आपका 80% है, मतलब 100 में आप सिर्फ 80 बना पाए हो। उसी तरह से क्या होता है कि जब कभी भी हम लोग किसी भी डिवाइस को पावर देते हैं, जब डिवाइस बोलने का मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइस, तो उसको जितना पावर देते हैं वो इस हिसाब से कितना काम करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उससे ही हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं और एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं। जैसे आप मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक डिवाइस है और या कोई अप्लायंस है, जैसे डिवाइस और अप्लायंस मान लेते हैं हम लोग ना, ये एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को आपने क्या किया, मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दिया, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने का सोर्स है। तो आपने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया वो हम लोग का पर सेकंड में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं उसको हम लोग लिखते हैं इनपुट पावर, इसको कहेंगे इनपुट पावर कहेंगे। और ये अप्लायंसेस पर सेकंड कितना काम कर रहा है या क्या रिजल्ट दे रहा है वो कहलाएगा, वो पर सेकंड उसको कहेंगे आउटपुट पावर कहेंगे, इसको कहेंगे आउटपुट पावर। अब इस आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होता है उसे ही हम कहते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है दैट, इसको हम लोग इस ईटा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज डिफाइंड एज आउटपुट पावर, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर जो होता है हम लोग का पावर, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। और जनरली ये फ्रैक्शन में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कई बार 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारा आंसर जो आता है वो परसेंटेज में मिलता है। तो ये दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। ठीक है, तो जैसे आप कोई भी डिवाइस को यूज करते हो और वो डिवाइस कितना आउटपुट देता है इनपुट के रिस्पेक्ट में, उसे ही हम लोग उसका एफिशिएंसी कहेंगे। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस। तो चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले रहेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे बेस्ड अपॉन दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। देखिए हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। तो देखिए बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन है और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में ये एकदम पक्का आता है। तो चलिए देखते हैं, पहला इलस्ट्रेशन देखते हैं। ओके, हम लोग एक इलस्ट्रेशन देखते हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी पे बेस्ड होगा। इसमें क्या बोलता है, अ हीटर कॉइल इज रेटेड 100 वॉट 200 वोल्ट, इट इज कट इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स, बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर इन पैरेलल टू द सेम सोर्स ऑफ 200 वोल्ट, कैलकुलेट द पावर कंजम्पशन इन द न्यू कॉम्बिनेशन। मतलब एक हीटिंग कॉइल है, हीटिंग कॉइल का मतलब एक वायर है, अज्यूम कर लीजिए कुछ ऐसा एक वायर है, और उस वायर को जब आप 200 वोल्ट में कनेक्ट करते हैं तो बताता है आपको कि 100 वॉट का पावर देता है। तो देखिए ये रेटिंग दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये रेटिंग दिया हुआ है। तो रेटिंग से आप उस वायर का या उस कॉइल का रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको आप पढ़ते थे, याद करेंगे, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। और अगर आप इसको देखते हैं तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, वी का वैल्यू कितना है 200 का स्क्वायर बाई पी का वैल्यू आपको 100 दिया हुआ है, जिससे आपके पास रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 400 ओम। ये आपको मिल गया उस कॉइल का रेजिस्टेंस। अब इस कॉइल को बोलता है आधा आधा काट दिए हैं, तो ऑब्वियसली हर एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 200 ओम हो जाएगा। तो मतलब अब जो रेजिस्टेंस हो जाएगा उसको मान लेते हैं आफ्टर कटिंग इनका रेजिस्टेंस हो जाता R डैश। तो हाफ हाफ काटे तो दोनों का वैल्यू आधा आधा हो जाएगा, जिसके कारण अब जो नया रेजिस्टेंस होगा हर एक पार्ट का वो 200 ओम होगा। अब ये बोलता है इन कॉइल्स को अब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है, इन कॉइल्स को अब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है और इसे फिर से 200 वोल्ट से कनेक्ट करके रखा गया है। अब आपसे पूछा जाता है कि इसका पावर कंजम्पशन क्या होगा,
क्योंकि अब ये पैरेलल में कनेक्ट हो गया है तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और जहां इफेक्टिव रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो आप समझ जाइए कि इनका जो इफेक्टिव जो पावर भी कंजम्पशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, अब थोड़ा अलग हो जाएगा। तो अब जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आप निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लिखेंगे R1 R2 अपन R1 प्लस R2, मतलब 200 इंटू 200 अपॉन 200 प्लस 200, जिससे आपके पास इसका वैल्यू आ जाएगा 100 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में अभी 100 ओम का हो जाएगा। मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिकल कॉइल है वो अब 100 ओम रेजिस्टेंस शो कर रहा है। अब आपको पावर निकालना है, तो आपको पता है पावर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई R। अब V स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहां पर 200 का स्क्वायर बाई R की जगह आप लिखेंगे आप 100, जिसके कारण आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा, पहले हम लोग का 100 वॉट था, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 400 वॉट हो जाएगा। तो बस इतना ही हमको निकालना था, एक बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम विथ वेरी सिंपल सोल्यूशन। तो हम लोग अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या बता रहा है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 100 वॉट 800 वॉट, इट सप्लाई अ वोल्टेज इफ सप्लाई अ वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट। मतलब फिर से रेटिंग दे दिया आपको, ध्यान रखेंगे कि पावर दे दिया है आपको और 200 वोल्ट में इतना रेटिंग शो करता है। व्हाट इज द करंट रेटिंग पूछ रहा है, मतलब ये कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। तो फिर से देखिएगा आपके पास पहले क्वेश्चन के हिसाब से हमको पता है P इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं आई स्क्वायर आर टी भी होता है, आई स्क्वायर आर होता है, और एक होता है जो सबसे जरूरी होता है P इज इक्वल टू वी आई। अब मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि इससे पावर दिया है, इसमें वोल्टेज दिया है, आपको करंट निकालना, तो सीधा सीधा आपको दिखता है करंट इज इक्वल टू पावर बाय वोल्टेज, और पावर का वैल्यू आपको दे दिया है कितना, यहां पर 800 बाय वोल्टेज का वैल्यू दे दिया है 200, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 4 एम्प्स। तो आपको करंट का वैल्यू मिल गया। ये पहला काम इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा इश्यू इसमें नहीं था। दूसरे वाला पार्ट पर थोड़ा ध्यान देंगे। दूसरा वाला पार्ट के लिए आपको क्लास 11th का एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। यह बोलता है हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू हीट 1 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप पानी को जब हीट देते हैं तो पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, और उसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, हीट गिवन टू द एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय एम एस डेल थीटा, जहां पे m जो होता है उसके मास को रिप्रेजेंट करता है, s उस ऑब्जेक्ट का उस मटेरियल के स्पेसिफिक हीट को बताता है, और डेल थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर। और यहां पर ये हीट कौन प्रोवाइड करेगा, यहां पर ये हीटर प्रोवाइड करेगा, और हीटर के कारण जो प्रोवाइडेड हीट रहेगा उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर, वी आई टी लिख दो, सीधा सीधा वी आई टी लिख दीजिए यहां से, क्योंकि हीट के लिए वी स्क्वायर बाई आर टी होता है, वी आई टी होता है, कई सारा फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा इस प्रॉब्लम के हिसाब से आपके पास m का वैल्यू दे दिया कितना, 1 लीटर ऑफ वाटर। तो लीटर हमारा वॉल्यूम में दिया रहा, आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 kg ऑफ वाटर होता है, तो मास आपको इनडायरेक्टली दे दिया है। दूसरा बताता है वाटर का स्पेसिफिक हीट, ये आपको याद होना चाहिए, इसको अपन क्लास 11th में पढ़े हैं तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 4200, ठीक है, जूल पर केजी पर सेंटीग्रेड, ठीक है, जूल पर केजी पर सेंटीग्रेड ये होता है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। और आपको क्या दिया है, आपको डेल थीटा का वैल्यू दे दिया है। डेल थीटा का वैल्यू आपका बता रहा है यहां पर कितना है, 20 डिग्री से 80 डिग्री तक ले जाना है, मतलब क्या 100 डिग्री तक ले जाना है, तो हम लोग लिखेंगे 100 माइनस 20, तो आपके पास आ जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ये आया हमारे पास डेल थीटा का वैल्यू। बस अब आपको सारे फॉर्मूले में सेट करना है और आपका आंसर निकालना है। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू एम एस डेल थीटा बाई वी इंटू आई। अब सारे वैल्यूज को रख दीजिए, तो T इज इक्वल टू एम की जगह रखेंगे 1, इसकी जगह रखेंगे 4200, इंटू डेल थीटा की जगह रखेंगे 80 अपॉन, आप यहां पर जो इसका V का वैल्यू जो दिया है वो है 200। ओके, आई का वैल्यू जो दिया अपने पास वो दे दिया हमारे पास कितना, आई का वैल्यू अपने पास निकाला अभी हम लोगों ने 4।
बस यहाँ से देखिए आपके पास सारी चीज़ें निकल जा रही है अपने पास, ठीक। तो यहाँ से V का वैल्यू ये कट गया 200 और ये दोनों ज़ीरो कट गए, ठीक है। और यहाँ से करेंगे तो 420 हो जाएगा और 2 से इसको काटोगे तो ये 10 हो जाएगा। तो सीधा सीधा आ जाएगा T इज इक्वल टू 420 सेकेंड। और आपको पता 420 सेकेंड को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से आप डिवाइड कर दीजिए तो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं इसमें, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग। इस इलस्ट्रेशन में क्या दिया देखेंगे, अ 10 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस 50 ओम रेजिस्टर, फाइंड द हीट जनरेटेड बाय द रेजिस्टर इन 1 आवर। अब आपको क्या क्या चीजें दे दी गई है देखिएगा, पहला दे दिया है V दे दिया है 10 वोल्ट, ओके। साथ में आपको रेजिस्टेंस दे दिया R इज इक्वल टू दे दिया आपके पास 50 ओम और आपको टाइम बता रहा है 1 आवर। तो 1 आवर दैट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको पता है, क्योंकि हम लोग को SI सिस्टम में चलना है। आपको निकालना हीट निकालना है, तो देखिएगा आप सीधा सीधा फॉर्मूला पे आप पुट कर सकते हैं। आपको पता है H इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं V स्क्वायर बाई R इंटू टी। तो अगर मैं इसको रखूं तो H इज इक्वल टू यहां से V स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर बाई 50 इंटू टी के जगह आप 3600 रख दीजिए। जैसे ही आप इसको रखते हैं तो आपके पास सीधा सीधा चीज आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा देखेंगे, तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो 100/50 हो जाएगा 2। तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 2 इंटू, है ना, 100/50 2 हो जाएगा इंटू 3600, जिसको आप चाहो तो H इज इक्वल टू लिख सकते हो 7200 जूल। बस इतना आपको निकालना था, बस हो गया, इतना ही आपको काम करना था। तो दिस मच अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड फ्रॉम बाय द हीटर इन 1 आवर। ये 1 आवर में इतना हीट जनरेट करेगा। देखिए इस इलस्ट्रेशन को देखेंगे, इसमें क्या बता रहा है, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग ऑन 50 वोल्ट डीसी सप्लाई ड्रॉज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। If the efficiency of the motor is 30%, estimate the resistance of the winding of motor. अब यहां पर एक चीज समझिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है आपको कि एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज 30%। तो मतलब आप जितना वो पावर ड्रॉ कर रहा है उस पावर का 30% मोटर काम कर रहा है। मोटर काम कर रहा है मतलब समझ रहे हो, मोटर मैकेनिकल वर्क कर रहा है, मतलब घूमने में यूज कर रहा है। बाकी 70% कहां गया होगा, तो बाकी 70% हीट के फॉर्मेट में निकल गया होगा, क्योंकि वो वायर का एक रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस से हीट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेटेट होता है। तो हमको वही चीज निकालना है कि जितना पार्ट एनर्जी डिसिपेटेट कर रहा है उतने पार्ट के कारण हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना है। तो मतलब 30% अगर मोटर वर्क कर रहा है तो मतलब 70% हीट जनरेट कर रहा है। तो दैट मीन्स 70% of the power is dissipated into heat। तो कितना पावर ड्रॉ कर रहा है, तो पावर निकाल सकते हैं आप लोग। तो पावर इनपुट कितना हो जाएगा, तो देखोगे आप लोग V इंटू आई, किंतु V और I दिया हुआ है, तो देयरफॉर आपके पास पता है इनपुट पावर कितना हो जा रहा है, 50 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 600 वॉट पावर खींच रहा है, जिसमें से 70% जो है वो हीट के फॉर्मेट में रिलीज हो जा रहा है, क्योंकि 30% ही मोटर काम कर रहा है। 30% मोटर काम कर रहा है मतलब मोटर का जो मैकेनिकल वर्क है वो 30% है, बाकी 70% हीट के फॉर्मेट में निकल जा रहा है। तो चलिए हीट जो रिलीज करेगा, आप हीट किसके कारण रिलीज कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द वायर्स, जो वायर का रेजिस्टेंस उसके कारण। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या आ जा रहा, बोल रहा है यहां पर कि कितना परसेंट हीट, कितना परसेंट डिसिपेटेड होता है, पावर जो हीट के फॉर्मेट में रिलीज हो जा रहा है उसको लिखेंगे पी एच
हीट के फॉर्मेट में जो रिलीज हो रहा है उसको लिखेंगे हम लोग 70% ऑफ द टोटल पावर। तो टोटल पावर कितना है 600 वॉट, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से आप सॉल्व करते हो तो 70/100 इंटू 600 इंटू हम लोग लिखेंगे 600, जिसका वैल्यू आ जाएगा 420 वॉट। मतलब 420 वॉट हीट के फॉर्मेट में रिलीज हो रहा है। ठीक, अच्छी बात है। अब आपके पास ये पावर हीट के फॉर्मेट में वेस्ट हो जा रहा है, आपको निकालना रेजिस्टेंस। तो आपको पता है कि पी जो हीट के फॉर्मेट में रिलीज हो रहा है दैट विल बी इक्वल टू I²R लिखेंगे हम लोग, जहां पे R जो है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है, जिसके कारण क्या हो जाएगा हमारे पास जो R का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा PH बाई क्या लिखेंगे I²। PH का मतलब हो जा रहा है जो पावर का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो पावर का लॉस जो हो रहा है वो है हीट के फॉर्मेट में, तो 420/I²। तो I का स्क्वायर मतलब कितना 12 एम्पियर खींच रहा है, 12 का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2.9 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं हमारा। तो इतना हमारा इलस्ट्रेशन था। सो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।